आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इसके पहले तक हम लोगों ने कम्प्लीटली अपने टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक को बेसिकली हम लोगों ने ख़त्म किया। पिछले वाले क्लास का यदि हम लोग बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। इसमें बेसिकली हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ज़्यादा डीपली बात करने वाले हैं और डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे तो आपको और ज़्यादा इसमें क्लियरिटी आ जाएगा। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको जान लेने चाहिए और जो कि आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, क्योंकि क्लास 9th में रिप्रोडक्शन हमारा नहीं था तो क्लास 8 में हमारा एक चैप्टर हुआ करता था। हालांकि क्लास 8 में ना 2 चैप्टर हुआ करता था, एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन एनिमल और एक हुआ करता था रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यदि आपको याद आ रहा हो तो उसमें बेसिकली हम लोग ये पढ़ते थे कि एक हमारे, जब हम लोग बचपन से लेकर बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे जीवन में ना एक एज आता है, उसको हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के चेंजेज आते हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें, फिर जाके हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम लोग जानते हैं कि आखिर प्यूबर्टी क्या होता है और प्यूबर्टी में किस किस प्रकार के चेंजेज हमारे अंदर आते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में। तो सबसे पहले प्यूबर्टी का मतलब होता क्या, ये देखिए, दी एज एट विच द सेक्स हॉर्मोन्स, यानी कि गैमेट्स, हॉर्मोन्स सेक्स हॉर्मोन बोलो, इसका मतलब सिंपल सा है गैमेट्स, begin to be produced and the boy and girl become capable to reproduce is called puberty। puberty का सिंपल सा मतलब है कि हमारे जीवन का वो एज, वो समय जब गर्ल और बॉय दोनों इस तरीके से अपने बॉडी को मतलब दोनों का बॉडी इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं, उसी एज को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। सिंपल सा मतलब आप इसको ऐसे समझिए, मतलब कि लड़का और लड़की यानी कि गर्ल और बॉय दोनों अपने जीवन में सबसे पहले उस समय में जब वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाए, उसी एज को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। और ये प्यूबर्टी का एज गर्ल्स में अलग है और बॉयज में अलग है। जैसे जनरली बॉयज अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। इसका मतलब हो गया कि बॉयज में रिप्रोडक्शन जो है ना, यानी कि बॉयज रिप्रोडक्शन के लायक 13 to 14 ईयर्स के एज में हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि जब बॉयज का एज 13 से 14 ईयर्स हो जाता है तो उसके बॉडी में स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो चालू हो जाता है। ठीक है, आगे गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। लेकिन गर्ल्स में जो प्यूबर्टी है वो 10 से 12 साल के बीच में आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि गर्ल्स खास करके 10 से 12 साल के एज में एग का प्रोडक्शन चालू कर देती हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो सिंपल सा मतलब आप यहाँ पे, हालांकि ये पहले भी आप जानते थे क्लास 8 में, यहाँ पे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा। तो प्यूबर्टी का सिंपल सा मतलब है कि हमारे जीवन का वो एज गर्ल और बॉय दोनों में जहाँ पे कि वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाएगा, उसी एज को हम लोग कहेंगे प्यूबर्टी। और ये होता है लड़कों में, यानी कि बॉयज में होता है 13 से 14 ईयर्स और गर्ल्स में होता है 10 से 12 ईयर के बीच में ये चीज़ हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि 13 से 14 साल के बीच में लड़के के बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन चालू हो जाता है और 10 से 12 साल के उम्र में गर्ल्स में खास करके एग का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, चेंजेस दैट आर कॉमन इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। अब देखो प्यूबर्टी के टाइम पे ना कुछ ऐसे चेंजेज हैं जो कि गर्ल्स और बॉयज दोनों में कॉमन है, मतलब कि दोनों में वो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इंक्रीज इन वेट एंड हाइट एंड वेट, जो भी बोल लीजिए आप, यानी कि चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों के हाइट बढ़ते हैं, दोनों के वेट बढ़ते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, ये दोनों में कॉमन है। यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसे 4-5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि दोनों में कॉमन होते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों में कॉमन होते हैं। फिर दोनों का सेपरेटली अलग अलग भी हम लोग बात करेंगे। तो हाइट का बढ़ना, फिर से आपका वेट का बढ़ना, ये दोनों में कॉमन होता है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। आगे मिल्क टीथ रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। अच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं ना दांत का दूध, है ना, जो कि बचपन से हम लोग लेकर सॉरी बचपन से नहीं, जब हमारा जन्म होता है तो 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद हमारे माउथ में दांत आना चालू हो जाता है। फिर जब हमारा एज 8 साल 9 साल 10 साल का होता है तो वो दांत अपने आप टूटने लगता है, फिर नया नया दांत हमारा आने लगता है। तो ये गर्ल्स में भी होता है, ये बॉयज में भी होता है, तो दोनों में कॉमन है। आगे ग्रोइंग ऑफ थिक हेयर इन आर्मपिट्स एंड द जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइज। थाइज के बीच में और आपका आर्मपिट्स यानी कि कांख में, जिसको हम लोग अपने हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे हेयर का ग्रो होना ये बहुत ही लाजमी है, गर्ल्स और बॉयज दोनों में होता है, ये दोनों में कॉमन है बेसिकली। उसके बाद ग्रोइंग ऑफ थिन हेयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, पैर पर हाथ पर हेयर का ग्रो हो जाना, ये दोनों में नॉर्मल है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों में ये चीज़ें हैं। उसके बाद जेनिटल एरिया बिकम्स डार्कर इन कलर। जेनिटल एरियाज का मतलब हो गया थाइज के बीच का एरिया
बेसिकली कलर में डार्क हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, हल्का ब्लैक होता है, ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद स्किन बिकम्स ऑयली एंड पिंपल्स आर फ्रीक्वेंट, और ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन है, मतलब हर कोई इस समस्या से मतलब लड़ता है, ये कि जो पिंपल हो जाता है सबसे बड़ा एक समस्या। हालांकि मतलब मतलब जीवन में तो बहुत सारे समस्या है, लेकिन पिंपल एक बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो स्किन के ऊपर चिपचिपाहट थोड़ा सा हो जाना, ऑयली ऑयली टाइप का हमारा फेस, या फिर फेस के ऊपर पिंपल्स का आ जाना, ये दोनों में कॉमन होता है, चाहे वो बॉय हो या फिर चाहे गर्ल हो। तो यहाँ पे 4 और 5 और 6 पॉइंट हमने ऐसे पढ़े हैं जो कि चेंजेस तो हैं लेकिन दोनों में कॉमन है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। तो कई बार सीबीएसई ने ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं, वो ये बता मतलब ये क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए प्यूबर्टी के टाइम पे ऐसे कौन से चेंजेज हैं जो दोनों में कॉमन है, वो बॉयज और गर्ल्स दोनों में। तो इस प्रकार से आप कम से कम 5 याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेज हैं जो कि केवल गर्ल्स में देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे भी चेंजेज हैं जो कि केवल बॉयज में देखने को मिलेंगे। जैसे पहले हम लोग गर्ल्स का बात करते हैं। ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज। देखो, मेल में होता है चेस्ट और फीमेल में हम लोग कहते हैं उसको ब्रेस्ट। तो फीमेल में यानी कि बेसिकली गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करना। फिर से निप्पल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट बिगिंस टू डार्कर इन कलर। निप्पल का कलर डार्क हो जाना, ये गर्ल्स में आम बात है। मेंसुरेशन, जिसको हम लोग अपने आम भाषा में मंथली पीरियड भी कहते हैं, मेंसुरेशन का स्टार्ट हो जाना, ये केवल गर्ल्स में होगा। उसके बाद हिप्स द हिप्स ब्रॉडन, हिप्स का ब्रॉडन होना, ये भी केवल गर्ल्स में है। यानी कि ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो कि केवल आपको गर्ल्स में देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर फेलोपियन ट्यूब्स, यूटरस एंड वजाइना इन लार्ज। अच्छा, यहाँ पे ना 3 अलग अलग टर्म अभी हमने इस्तेमाल किया, फेलोपियन ट्यूब्स, यूटरस और वेजाइना। ये तीनों का तीनों जो आपने यहाँ पे टर्म अभी देखा, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। जब हम लोग डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये तीनों चीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप इसको याद रख सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूटरस हो गया और वजाइना हो गया, ये साइज में बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम तक ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। उसके बाद ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग्स। ओवरीज में एग्स का फॉर्मेशन होना और ओवरीज से एग्स का बाहर निकलना, ओवरीज से, ये भी आम बात है गर्ल्स में। उसके बाद हाई पिच्ड वॉइस, यानी कि लड़कियों का जो वॉइस है, आप लोगों का जो खास करके गर्ल्स का जो वॉइस है वो थोड़ा सा तीखा होता है। तीखा का मतलब हो गया थोड़ा सा, क्या कह सकते हो उसको, सिरिल होता है। सिरिल मतलब ज़्यादा क्रैकिंग साउंड नहीं होगा, बहुत ही सुरीला होगा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ चेंजेज है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 चेंजेज हमने पढ़े। तो कम से कम यदि आपको 5 भी याद रहता है और एग्जाम में आए, लिख दीजिएगा, तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत अच्छा नहीं बल्कि पूरा नंबर मिल जाएगा यदि आ जाए एग्जाम में, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये ऐसे कुछ चेंजेस थे जो कि केवल और केवल गर्ल्स में देखने को मिलेंगे। अब ऐसे भी कुछ कुछ चेंजेस हैं जो कि केवल और केवल बॉयज में देखने को मिलते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। ग्रोइंग ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड, दाढ़ी मूछ का आना, ये तो आम बात है लड़कों में खास करके। उसके बाद लो पिच्ड वॉइस और क्रैकिंग वॉइस, यानी कि वॉइस का थोड़ा सा घरघराहटपन के साथ निकलना, जैसे हम लोगों का आवाज है, जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए एक भीड़ है, सपोज कीजिए कि 1,000 लोगों का भीड़ है, और उसमें यदि कोई महिला कुछ बोले बहुत ही जोर से, तो उसके आवाज में ना पता चल जाता है कि हाँ कोई एक महिला बोल रही है। या फिर यदि कोई एक मेल बोलेगा ना, पता चल जाएगा कि उसके आवाज से मतलब पता चल जाएगा कि कोई कोई एक मेल बोल रहा है। मतलब मेल और फीमेल दोनों की आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से हम लोग आराम से डिफरेंस कर पाते हैं कि कौन बोल रहा है, एक महिला बोल रही है या एक पुरुष बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो वॉइस में क्या है, थोड़ा सा जो हमारा वॉइस होता है वो क्रैकिंग वॉइस होता है। उसके बाद ब्रॉडनिंग ऑफ सोल्जर, सोल्जर मतलब कंधा का थोड़ा सा चौला हो जाना। उसके बाद पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर, पेनिस और टेस्टिस का थोड़ा सा लार्ज हो जाना, ये भी हम लोग पढ़ेंगे अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। उसके बाद टेस्टिस स्टार्ट्स टू मेक स्पर्म्स, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना टेस्टिस के अंदर, ये केवल बॉयज के अंदर होगा। उसके बाद इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग डे ड्रीम्स और नाइट ड्रीम्स, यानी कि पेनिस का इरेक्ट हो जाना, ये भी हमारा कॉमन चेंजेज है जो कि बॉयज में केवल देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे चेंजेज हम लोगों ने पढ़े जो कि बॉयज में अलग है, गर्ल्स में अलग है, और कुछ ऐसे भी चेंजेस थे जो कि दोनों में कॉमन थे। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया, और यदि एग्जाम में आए तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हम लोग डिस्कस करेंगे अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ से हमारा आज का मेन क्लास चालू हो रहा है। हालांकि क्लास तो चालू हो चुका है, लेकिन जो दम वाला टॉपिक है ना, मतलब जिसमें आपको समझना है बहुत ही ध्यान से, वो आपका यहाँ से चालू होता है। टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे। इसके लिए ना आपके सामने हम डायग्राम लेकर आते हैं, तब ज़्यादा आप इसको बेहतर तरीके से रिलेट करके समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका डायग्राम।
शेप का होता है बेसिकली, तो 2 टेस्टिस होते हैं। आगे, टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप, मेल में हालांकि रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ये सारा हमारा है, जितना भी आपने पढ़ा ऑर्गेन, ये सब हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है मेल का, लेकिन इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है वो कौन सा है? वो है आपका टेस्टिस, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग टेस्टिस को क्या कहते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, कई बार पूछा गया सीबीएसई में कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हमारा कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर जो जिसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं, तो वो होगा हमारा टेस्टिस। अच्छा, इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पता है? यानी कि इसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी में हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन्स विच लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एक बात ना, यहाँ पे जो आप ये जो स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा, ये वाला पॉइंट, इसमें दूसरे 2-3 प्रकार का सवाल निकल सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, ये जो हमारा पूरा का पूरा टेस्टिस होता है ना, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब हो गया कि हमारा जो ये पूरा पेट है ना, पेट के अंदर ये नहीं होता है, पेट के ये बाहर होता है। मतलब ये हो गया कि हमारे बॉडी से ये अलग होता है, हमारे बॉडी के बाहर होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी का मतलब है कि हमारे पेट से, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ये नहीं होता, हमारे बॉडी के बाहर होता है। पहला बात, यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ टेस्टिस कहाँ पे लाई करता है, तो ऑब्वियस सी बात है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई करता है, आउटसाइड। अच्छा, एक बात और, हमारे द्वारा मतलब नेचर के द्वारा ना इसको इतना बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया ह्यूमन बीइंग का बॉडी, खास करके मेल का, मतलब हालांकि सभी का डिजाइन अच्छी तरीके से किया गया है, लेकिन इसमें ना बहुत ही इसको सोच समझ के डिजाइन किया गया नेचर के द्वारा, ये कि हमारा टेस्टिस हमारे बॉडी के बाहर इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिस में किस चीज का फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का। और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए बहुत ही कम, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ही कम चाहिए। जैसे हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ना 36-37 डिग्री सेल्सियस रहता है। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए नहीं चाहिए। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए ये जो हमारा टेस्टिस है, ये हमारे बॉडी के बाहर लाई करता है। तो यहाँ पे ना 2 सवाल बन सकता है। कोई पूछे कि बताइए हमारा टेस्टिस कहाँ पे लाई करता है, तो ऑब्वियस ये बात है आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल बाहर। तो सिंपल सा मतलब समझो कि हमारे बॉडी के बाहर, ठीक है। दूसरा बात बोलेगा कि ऐसा क्यों है, ये हमारे बॉडी से बाहर लाई क्यों करता है, तो इसलिए करता है क्योंकि यदि हमारी ये बॉडी के अंदर होता तो उसको टेम्परेचर मिलता 36 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए सही नहीं है। इसीलिए यानी कि टेस्टिस में हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन आराम से हो सके, इसीलिए वो हमारे बॉडी से वो बाहर लाई करता है, कोई दिक्कत नहीं। और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 36-37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं चाहिए, बल्कि उसको बहुत ही कम चाहिए, बहुत ही कम चाहिए, कोई दिक्कत इसमें। तो वही इसमें लिखा था कि टेस्टिस आर दी ओवल शेप्ड। ओवल शेप्ड का होता है, ओवल शेप्ड मतलब आप कह सकते हो अंडे के जैसा, जो हम लोग अंडा खाते हैं ना, उस प्रकार का होता है। विच लाई आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल बाहर होता है। इन दिस स्क्रोटम, ये जो आप स्क्रोटम देख रहे होगे, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है हमारा, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर में ही हमारा टेस्टिस लाई करता है, लेकिन बॉडी के बाहर। बिकॉज, क्यों? बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी से बाहर इसलिए लाई करता है क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36-37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इतना टेम्परेचर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए नहीं चाहिए। मुश्किल से उसको ना, जहां तक हमको याद आ पा रहा है, 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास उसको सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, तभी जाके हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू मेक स्पर्म्स एंड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। अब देखो, ये जो टेस्टिस का फंक्शन है, आपको अब तो आपको आराम से पता चल गया कि टेस्टिस का फंक्शन क्या है। टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, यानी कि स्पर्म बनाना, पहला बात। और दूसरा बात सेक्स हार्मोन, जो कि हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा था। अच्छा बताइए, मेल के अंदर सेक्स हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा इस बात को। तो टेस्टोस्टेरोन हमारा एक सेक्स हार्मोन है, वो भी हमारा टेस्टिस ही बनाता है, और स्पर्म भी हमारा टेस्टिस ही बनाएगा। यही हमारा टेस्टिस का फंक्शन है। आगे बढ़े फिर हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The sperms formed in the testes come out and go into a long tube called vas deferens which joins the another tube called urethra coming from the bladder. अब देखो,
बहुत ही आप अपने डायग्राम को ध्यान से देख पाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा पहले स्क्रोटम है, यानी कि थैले जैसा स्ट्रक्चर, हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमारा लाई कर रहा है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या बन रहा है आपका, दो चीज बन रहा है। चलो सेक्स हार्मोन को छोड़ दो, बाद में हम लोग उसको पढ़ेंगे कभी टाइम मिलेगा तो। पहले आप समझो यहाँ पे हमारा बन रहा है स्पर्म। अब चूंकि भाई टेस्टिस में हमारा स्पर्म बन रहा है तो उसको बॉडी से बाहर भी तो निकलना पड़ेगा। तो बॉडी से बाहर निकलने के लिए, जो बॉडी से बाहर निकलेगा स्पर्म, उसको आगे लेकर जाने के लिए हमारे पास एक ट्यूब है, उस ट्यूब का नाम क्या है, वास डिफरेंस। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि टेस्टिस में जो हमारा स्पर्म फॉर्म होता है उस स्पर्म को बाहर लेके जाने का काम किसका है, वास डिफरेंस का है। और यदि वास डिफरेंस को आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से कनेक्टेड है, ऐसे नीचे आया है, फिर इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इसे होते होते फिर यहाँ पे आया, और ये इसे आते आते और फिर ये जाके हमारा यूरेथ्रा के साथ ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे होगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, इसके अंदर हम लोगों को अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन यहाँ तक अभी आप ये समझ चुके हैं कि टेस्टिस के अंदर जो हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसको बाहर लेके जाने का काम किसका है, वास डिफरेंस का है, जो कि हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। Along the path of vas deferens, the glands called seminal vesicles and prostate gland and their secretions, add their secretions to sperms so that the sperms are now in a liquid which makes their transport easier। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। जब टेस्टिस में हमारा स्पर्म फॉर्म होता है, स्पर्म से हमारा मतलब कि स्पर्म हमारा जब वास डिफरेंस के थ्रू बाहर निकलता है, तो ये जो हमारा वास डिफरेंस ट्यूब जा रहा है ऐसे ऐसे होते होते होते, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, दो ग्लैंड आपके पास, एक है सेमिनल वेसिकल, ठीक है, और एक है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी कि जब हमारा वास डिफरेंस से स्पर्म इस तरीके से आता है, इसे नीचे नीचे आते आते यहाँ तक आ जाता है, तो उस स्पर्म में ना दो ग्लैंड अपना अलग अलग अमाउंट को ऐड करते हैं। मतलब ये हो गया कि स्पर्म में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों अपना कुछ ना कुछ मात्रा ऐड करता है। और वो क्या होता है बेसिकली पता है, वो बेसिकली कुछ ऐसा मिला देते हैं स्पर्म में कि स्पर्म हमारा क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। लिक्विड का मतलब हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, लिक्विड का जैसा हो जाता है। इसलिए होता है ताकि उसको बॉडी से बाहर निकलने में आसानी हो, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन उसका क्या हो जाए, ईजी हो जाए। देखो कोई भी चीज़ ना जब लिक्विड के फॉर्म में होता है ना तो ईजी होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना। इसीलिए जब हमारा स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलता है, वास डिफरेंस में आता है, इसे आते आते जब यहाँ पे आता है तो उसी स्पर्म में दो ग्लैंड हमारे पास है जो कि अपना सेक्रेशन या फिर अपना कुछ अमाउंट लिक्विड मिला देता है, किसमें, स्पर्म में। इसीलिए हमारा स्पर्म क्या हो जाता है, बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। और वो दो ग्लैंड हमारा कौन कौन सा होगा, सेमिनल वेसिकल और ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि लिक्विड मिलाने का काम करेगा स्पर्म में। लेकिन क्या ये लिक्विड केवल है, नहीं, वो लिक्विड अपने आप में बहुत सारे न्यूट्रिएंट को अपने पास रखता है। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम लोग। ऑल्सो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म, यानी कि स्पर्म को ये दोनों ग्लैंड लिक्विड तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ वो उस लिक्विड के रूप में इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा कि जो हमारा स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकल के वास डिफरेंस से होते होते यहाँ पे आता है, उस स्पर्म में हमारा सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दो ऐसे ग्लैंड है या फिर ऑर्गन है जो कि अपना लिक्विडपन दे देता है स्पर्म को। इसीलिए स्पर्म हमारा लिक्विड हो जाता है और वो न्यूट्रिशन भी अपना उसको देता है स्पर्म को विदाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरीके से यूरेथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म्स एंड यूरिन। और लास्ट में आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा यूरेथ्रा है, इसी रास्ते से हमारा बॉडी से बाहर स्पर्म भी निकलता है और यूरिन यानी कि टॉयलेट भी आपका इसी रास्ते से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो आप ये ब्लैडर देख रहे हो, ब्लैडर ऊपर में, ये ब्लैडर याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेस में। ये ब्लैडर क्या करता था, यूरिन को इकट्ठा करता था। याद आ रहा है कुछ आपको, यानी कि ये ब्लैडर बेसिकली यूरिन को इकट्ठा करता था और वो यूरिन हमारा उसी रास्ते से बाहर निकलेगा जिस रास्ते से हमारा स्पर्म बाहर निकलता है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि स्पर्म और यूरिन दोनों के बाहर निकलने के लिए मेल में जो रास्ता होता है वो सेम होता है, एक होता है। ठीक ना, याद वो हमारा रास्ता कौन सा है, यूरेथ्रा। इस बात को याद रखेंगे, यानी कि यूरेथ्रा ही के थ्रू स्पर्म भी बाहर निकलता है बॉडी के और हमारा यूरिन भी। आगे, यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म्स टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस विच ओपन्स आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बेसिकली यूरेथ्रा के थ्रू हमारा स्पर्म या फिर यूरिन दोनों आता है किसके पास, पेनिस के पास। ये आप पेनिस आपके सामने दिख रहा है, इस तरीके से हमारे बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद द पेनिस पासेस द स्पर्म्स from the man's body into vagina in the woman's body during sexual intercourse for the purpose of reproduction, यानी कि पेनिस के थ्रू ही हमारा
फिर वजाइना में यानी कि फीमेल के वजाइना में स्पर्म हमारा ट्रांसफर होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, जब हम लोगों का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चालू होता है। तो इस तरीके से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इस तरीके से आपको समझ में आ गया? मतलब सिंपल सा देखो, यदि आपको कोई बोले ना चलो आपको बहुत कुछ याद नहीं भी है, छोड़ो उसको, बस आप डायग्राम को देखकर इसके सारे फंक्शन को डिस्क्राइब कर दो तो आराम से किया जा सकता है। एक लाइन में बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक बार दोबारा आपको बता देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि मेल के पास 2 टेस्टिस होते हैं और ये टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई करता है, यानी कि हमारे बॉडी से ये बाहर होता है। बाहर इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, लेकिन हमारे टेस्टिस में बनता है स्पर्म, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, उसको बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए इस टेस्टिस हमारे बॉडी से बाहर लाई करता है। और टेस्टिस जो है वो हमारे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैले जैसे में स्ट्रक्चर में हमारा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। और जो स्पर्म हमारा बनता है टेस्टिस के अंदर, उसको बाहर लेके आने का काम किसका है? वास डिफरेंस का। तो वास डिफरेंस बेसिकली हमारा एक ट्यूब है, तो उस ट्यूब से हमारा स्पर्म बाहर निकलता है और जब यहाँ पे आता है तो उस स्पर्म में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों अपना लिक्विड मिला देते हैं, यानी कि थोड़ा सा पानी जैसा पन कुछ मिलाते हैं और वो बेसिकली लिक्विड के तौर पे आपका न्यूट्रिशन होता है, तो वो बेसिकली मिला देते हैं, तो आपका लिक्विड यानी कि जो आपका स्पर्म है पूरी तरीके से वो लिक्विड हो जाता है। इसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको इजी मिलेगा रास्ता, यानी कि उसके लिए आसान हो गया, पहला बात। दूसरा बात ये हो गया कि वो न्यूट्रिशन भी उसमें मिला देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो यूरेथ्रा है, इसी रास्ते से यूरिन और स्पर्म दोनों पास होता है, यानी कि सिंगल पैसेज होता है आपका। कोई दिक्कत है इसमें? इस तरीके से आपका ये पूरा समझ में आ गया। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। हालांकि ये कई बार पूछा जा सकता है, नोट करने वाली ये बात है कि इन मेल टेस्टिस मेक स्पर्म्स फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स थ्रू आउट हिज लाइफ। एक बात को ध्यान रखिएगा इस बात को कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी के टाइम से लेकर जीवन भर होता रहता है। इस बात को क्या ध्यान रखेंगे कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी के एज से लेकर यानी कि 13 से 14 साल की उम्र से जो स्पर्म बनना शुरू होता है वो बुढ़ापे तक बनता रहता है। ये एक नोट करने वाली बात है, पहला। दूसरा ये है कि इन मेल देयर इज ओनली वन ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड स्पर्म टू पास आउट ऑफ द बॉडी। मेल में एक ही ओपनिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा, और उसी रास्ते से मेल और स्पर्म दोनों हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन यही दोनों पॉइंट जो आपने यहाँ पे नोट में पढ़ा, यही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग हो जाता है बिल्कुल, या वो वहाँ पे वो डिफरेंट हो जाता है। तो उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक के क्लास में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस किया और प्यूबर्टी वाला जो हमारा टॉपिक था उसको हमने कवर किया। अगला क्लास होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।